नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे पिछले अंक में हमने हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत करी थी रेंटल प्रॉपर्टीज एंड वास्तु विषय पर। आपकी बहुत सारी ईमेल्स आई, काफी आप लोगों ने उस एपिसोड को सराहा और उससे लाभ लिया। कहीं ना कहीं उस एपिसोड के दौरान चर्चा हुई थी न्यू होम्स के बारे में भी, और आप में से बहुत से लोगों ने चेष्टा अपनी मन की भावना व्यक्त करी है कि कुछ न्यू होम्स के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि खास इस समर के दौरान, इस मौसम के दौरान बहुत से लोग शिफ्टिंग में व्यस्त हैं और अपने नए घर को लेकर के काफी वास्तु में जो है रुझान बनाए हुए हैं। तो आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ न्यू होम्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा आज का विषय न्यू होम्स एंड वास्तु, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा विषय है। ऐसे देखने जाए तो फिलहाल आप ये कह सकते हो कि रियल एस्टेट बिज़नेस वाले और रियल्टर के लिए सीज़न भी है, घर बदलने का यही राइट टाइम है। तो अगर न्यू होम के बारे में कुछ जानकारी और नए होम का वास्तु किस तरह से किया जाता है, घर सिलेक्शन से पहले किन बातों को ख्याल में रखना चाहिए, ऐसी तमाम यूजफुल और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहूंगी, ताकि जो लोग अभी नए घर के बारे में सोच रहे हैं या वो अपने लिए घर देखने की जो भी कोशिश है वो सब करें विद रियल्टर, तो उनको भी इसमें से ऐसी छोटी छोटी सिंपल टिप्स मिल जाए जो आपको नए घर सिलेक्शन के लिए काफी उपयोगी साबित हो। तो वही कोशिश रहेगी कि आपको न्यू होम सिलेक्शन एंड वास्तु के टिप्स दी जाए। पल्लवी जी, नए घर को लेकर के, न्यू होम्स को लेकर के मेरी नज़र में 3-4 परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो वो जी। जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और नए घर को लेकर के, अपने घर को लेकर के बड़े उत्साहित होते हैं। दूसरा जी। वो जो एक प्रॉपर्टी में ऑलरेडी रहते हैं, भले वो रेंटल हो या अपनी हो, लेकिन उस घर से अब बड़े घर में जा रहे हैं, यानी थोड़ा विस्तार हो रहा है। हो सकता है कि कोई डाउनसाइज़ भी कर रहे हो, जिनके बच्चे कॉलेजेस चले गए, तो बड़े-बड़े घरों से कुछ लोग डाउनसाइज़ भी कर रहे हो, लेकिन डाउनसाइज़ करते-करते भी इस बात के लिए बहुत सी उनको खुशी होती है कि भई अपने साइज़ का, अपने तरह का एक घर ले रहे हैं। तो 2 परिस्थितियाँ, कुछ का पहला घर है, कुछ एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं। तीसरा वो जो अपने पसंद के कस्टम घर बनवा रहे हैं। चौथा शायद वो जो बहुत ही लोकप्रिय है, जो बिल्डर्स के जो घर होते हैं, जो प्रोडक्शन बिल्डर्स के एक से घर बहुत सारे बनते हैं। तो उस तरह की अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। थोड़ा गाइड कीजिए कि किन-किन बातों पर गौर करना चाहिए? सबसे पहले तो जब आप नया घर खरीदते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप कौन सी दिशा के घर से आ रहे हो। मेरे अभी एक मैं केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। न्यूयॉर्क में अभी एक कपल के साथ मैं कंसल्टिंग करी। उन्होंने कहा कि मेरा एग्जिस्टिंग घर जो है वो साउथ फेसिंग है, तो जी। हमें यहाँ से निकल के दूसरा घर लेना है। तो वो लोग दूसरा घर लेने के लिए जो प्रोडक्शन बिल्डर का मैप लेकर आए और वो मेरे को भेजा गया, तो मैंने देखा कि एग्जिस्टिंग होम जो था वो साउथ फेसिंग था और उसमें साउथ ईस्ट की एंट्री थी, और जो दूसरा घर वो ले रहे हैं वो वेस्ट फेसिंग था और उसमें साउथ वेस्ट की ही एंट्री थी। तो वो साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के आसपास ही घूम रहे थे। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात मैंने आपको बता दी, लेकिन सुनने में समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप कोई लॉट को खरीदते हो तो सबसे पहले वास्तु घर के दरवाजे और गराज से भी पहले शुरू होता है इस लॉट का, जिसको हम इंडिया में प्लॉट बोलते हैं और यूएस में जो लॉट होता है तो वहां से उसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जो 3 अलग-अलग तरह के घर लिए जाते हैं, यानी कि कोई उस घर में रहता हो और आपको घर खरीद रहे हो, यानी कि एक्सिस्टिंग बिल्डिंग। दूसरा प्रोडक्शन बिल्डर होता है, तीसरा कस्टम और सेमी कस्टमाइज होता है। लेकिन ये तीनों में से कोई भी तरह की प्रॉपर्टी में जाने से पहले पहले आपको फोकस करना है कि आप कौन से दिशा के लॉट से आ रहे हो और जो लॉट आप खरीद रहे हो वो कौन से दिशा का है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम साउथ से निकल के उसके साथ से भागने के चक्कर में वापस जाके साउथ में ही चले जाते हैं। अब कोई वेस्ट फेसिंग लॉट है आपका, उसके पीछे ईस्ट हो गया और उसका जो ड्राइवे पड़ता है, अगर वेस्ट आपका फ्रंट पड़ता है, ईस्ट आपका बैक पड़ता है, और उसका ड्राइवे जो है वो अगर साउथ साइड से पड़ता है, लेफ्ट हैंड से, तो वहां पे भी आप फिर साउथ से निकल के साउथ में ही जा रहे हो। डजंट मैटर कि गराज यहाँ पे फ्रंट में नहीं है, साइड गराज डोर में है। तो कई बार नया घर सिलेक्शन में लोग काफी ज्यादा गलतियां जो करते हैं, उसमें मेजोरिटी टाइम ऐसा होता है कि जिस दिशा से वो निकलना चाहते हैं उसका फेसिंग फ्रंट डिफरेंट था, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में कई बार राइट और लेफ्ट में गराज होता है, तो वही दिशा में वापस जाके घर लेते हैं। उससे पहले कैलिफोर्निया में अभी मैं कुछ दिनों पहले ही गई थी, यहाँ पे
सैन फ्रांसिस्को के अंदर। तो वहां पे कोई क्लाइंट ने घर लिया तो उन्होंने सोचा कि मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है। जब मैंने कंपास से देखा तो मुझे लगा घर साउथ फेसिंग है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं घर में आया, मैंने अपना कंपास रखा और सामने मैंने देखा, मेरे को नॉर्थ दिखता था। तो इसका मतलब ये होता है कि नया घर सिलेक्शन से पहले लोग कई बार ये सोचते हैं कि जिस घर में हम एंटर करते हैं उसकी अपोजिट दिशा में जो दिशा दिखती है, वो दिशा जो है, वो दिशा का घर जो है वो सही माना जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे वास्तु और मिथ्स के बारे में काफी लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है कि लोग घर में अंदर घुसते वक्त जो पीछे बैकयार्ड में दिशा दिखती है उसको घर का फ्रंट मानते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वास्तु के हिसाब से जहां पे घर का फेस होता है, जहां पे घर का फेसिंग फ्रंट होता है, वही उस दिशा का मुख हो जाएगा, वो घर का मुख हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप घर में जाते हो तब आपको दिशा नहीं देखनी है, जब आप घर में खड़े रहकर घर से बाहर निकलते हो तब आपको दिशा देखनी है। तो उन्होंने कहा फिर तो ये साउथ हो गया। मैंने कहा हाँ, ये साउथ ही है। तो कई बार न्यू होम सिलेक्शन के लिए आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आपको कंपास से जो भी चीज आप दिशा देखते हो, वो जैसे आपने पहला पॉइंट ये याद रखा कि आपने अपने एग्जिस्टिंग होम में जो लॉर्ड की फेसिंग देखी है वो वाली रिपीटेड वहां पे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे राइट लेफ्ट में एंट्री हो, लेकिन वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। वैसे ही दूसरी टिप्स नए होम सिलेक्शन के लिए ये है कि जब कभी आप घर देखते हो तो घर के अंदर खड़े रहकर आपको बाहर देखना है और बाहर जो दिशा दिखती है वो डायरेक्शन आपके लिए सही है या गलत है वो समझ के आपको प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब कभी हम घर खरीदते हैं तो कई बार हम डायरेक्शन के साथ साथ एक्सटर्नल एंड पोजीशन यानी कि घर के बाहर के नजदीक के एरिया को फोकस नहीं करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिस जगह का घर आप खरीद रहे हो या जो लोकेशन में आपकी गेटेड कम्युनिटी हो या कस्टम होम हो, जो भी व्यवस्था हो, उसके करीबन आसपास के बहुत ही नजदीक एरिया में कोई एक्सटर्नल लैंड के अंदर या बहुत ही पास में लेस देन 10 माइल एरिया के अंदर कोई ग्रेवयार्ड बना हुआ हो, सिमेट्री बनी हुई हो, तो उस तरह की प्रॉपर्टी में हो सके तो वहां पे कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको अवॉइड करना चाहिए। पल्लवी जी, बहुत दिलचस्प जानकारी आपकी ओर से। और शायद सोचने वाला व्यक्ति ये भी सोचेगा, भाई नया घर है, नई शुरुआत है, उसका पिछले घर की डायरेक्शन से क्या लेना देना, क्या गाइड करेगा? सबसे पहली बात ये होती है कि आज आपने खाना खाया, लेकिन आपकी जो मेडिकल साइंस के हिसाब से आपकी डाइजेस्ट सिस्टम में, आपके बॉडी में वो खाना जो है, वो जो एनर्जी है, फूड एनर्जी है, वो आपको 3-4 दिन तक रहती है। जिस जगह से आप आते हो उसका इफेक्ट आपके ऊपर रहता है, आपके ओरा के ऊपर रहता है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट के साथ। आप इतने सालों से उस एरिया में रहकर आ रहे हो, उस डायरेक्शन में रहकर आ रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है। वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। वास्तु कपड़ों के कलर की तरह नहीं होता है कि अभी आपने रेड का ब्लू कर दिया और ब्लू का आपने ग्रीन कर दिया। एनर्जी फोर्स को जिस तरह से आपके साथ जोड़ने में और आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देने में कुछ महीने, कुछ साल लगते हैं, तब जाके उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट आप पे शुरू होता है। ठीक उसी तरीके से वो इफेक्ट को कम करने में जब आप वहां से निकलकर दूसरी दिशा में जाते हो, तब जाके वो धीरे 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 करके वो इफेक्ट निकलता है। अगर आपका कोई घर वेस्ट का है या आपका घर नॉर्थ फेसिंग है और आप वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आए हो, तो आपको कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि आप नॉर्थ फेसिंग घर में सेटिस्फाइड नहीं हो या वेस्ट फेसिंग घर में सेटिस्फाइड नहीं हो, और अगर रिपीटेड आप वही घर को आप ले रहे हो तो आपका जो दोबारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वो पूरा आपका जो होता है वो बेकार हो जाएगा। प्लस अगर आप छोटी घर से बड़ा घर लेना चाहते हो और उसमें अगर आपको लगता है कि जिस दिशा में मैं था वहां पे मेरे को दिशा सेटिस्फाइड थी, मैं सक्सेसफुल था, मुझे यहाँ पे काफी पीस और हार्मोनियस एटमॉस्फेयर मिला है, तो उस कंडीशन में आप वो दिशा को रिपीट डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन जहां से आपकी कोई नाराजगी है और जिस दिशा के साथ आपका कोई वास्ता ऑलरेडी बना नहीं है, तो आप उसी दिशा में दोबारा फोकस करोगे तो वहां पे अच्छी मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिशाओं का आपस में एक दोस्ती और कनेक्शन होता है उनके एलिमेंट के हिसाब से। तो दिशाओं के अलग अलग रूप है। जो दिशा के साथ सपोर्टिंग एलिमेंट की दिशा है, जो उसी एलिमेंट को बढ़ाती है, वो सपोर्टिंग एलिमेंट की दिशा है। लेकिन जिस डायरेक्शन जो है वो उसके दूसरे एलिमेंट को यानी कि डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट के साथ फोकस करती है, तो उस दिशा में आपको प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के दिलचस्प विषय न्यू होम एंड वास्तु पर, बहुत ही लोकप्रिय विषय है, आप में से बहुत से लोग जिज्ञासु हैं नए घर को लेकर के। इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।
पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। यहाँ थोड़ा आपने कहा जैसे कि घर के प्लॉट जैसे इंडिया में कहते हैं, यहाँ पे लॉट कहा जाता है, वो बहुत मायने रखता है। थोड़ा उसके बारे में गाइड कीजिए कि यहाँ पर ख़ास तौर पर सिंगल फैमिली होम्स जो होते हैं, वहाँ पर फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड दोनों का प्रचलन है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के फ्रंट यार्ड छोटे होते हैं, बैकयार्ड बहुत बड़े होते हैं और कभी-कभी विपरीत परिस्थिति होती है कि फ्रंट यार्ड बहुत बड़ा होता है लेकिन बैकयार्ड बहुत छोटा होता है। और साइज़ में भी कभी फ्रंट का शेप जो है वो अलग होता है, साइज़ अलग होता है और फ्रंट में बैक में जो है वो अलग हो जाता है। तो कुछ विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती हैं, सब कुछ सिमेट्रिकल होना बहुत मुश्किल होता है। क्या गाइड करेंगे? वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब कभी आप कोई लॉट का सिलेक्शन करते हैं और उस लॉट का फ्रंट एरिया जो होता है वो वाइडर हो और उसका बैक एरिया जो है वो नैरो हो, तो उस कंडीशन में ऐसे लॉट को शेरमुखी लॉट कहते हैं, वाघमुखी लॉट। उससे विपरीत परिस्थिति के अंदर जिसका फ्रंट यार्ड जो होता है, फ्रंट साइड्स का लॉट जो होता है वो नैरो होता है और उसका बैक ऑफ द लॉट जो होता है वो वाइडर होता है, तो उस कंडीशन में उसको गौमुखी लॉट बोलते हैं। यहाँ पे दो बातें समझने लायक है। लोग समझते हैं कि गौमुखी लॉट हर हाल में अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्थ फेसिंग गौमुखी लॉट पड़ता हो, तो वहां पे गौमुखी लॉट होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी में उनकी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी का, जिस लॉट का फ्रंट जो होता है वो नैरो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ फेसिंग गौमुखी लॉट के अंदर उसकी नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कट हो जाती है एंड उसकी बैक ऑफ द लॉट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्सटेंड हो जाती है। तो इसी वजह से ऑल ओवर जितने भी गौमुखी लॉट के बारे में लोग समझते हैं कि हर हाल में अच्छा होता है, वो बात नहीं है। नॉर्थ फेसिंग गौमुखी लॉट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे घर में सुख शांति तो रहेगी लेकिन प्रगति जो होती है लाइफ में, अपने करियर में, काम में, बिजनेस में, वो दिखाई नहीं देती। उसके अलावा एल शेप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह के लॉट और गौमुखी में नॉर्थ फेसिंग के अलावा और किसी भी डायरेक्शन का लॉट अगर गौमुखी बनता हो तो वो तमाम लॉट रहने के लिए अच्छे माने जाते हैं। सबसे अच्छा वास्तु में माना जाता है हॉरिजॉन्टल लॉट, और वो भी अगर लॉट आपका जो है और आपको दिशा सूट करती है, तो जिस लॉट का ईस्ट एंड वेस्ट लंबे हो और उसके नॉर्थ एंड साउथ छोटे हो। जो कभी आप लॉट सिलेक्ट करते हो उसमें ईस्ट एंड वेस्ट हॉरिजॉन्टल लॉट हो, ईस्ट वेस्ट उसके लंबे हो और नॉर्थ और साउथ उसके छोटे हो, ऐसे लॉट को बहुत ही अच्छा मानते हैं। उस लॉट पे आमतौर पे 50% वास्तु ऐसा हो जाता है कि लॉट खुद अपने आप में एक पावरफुल वजह बन जाता है। तो अगर घर में रहने वाले लोगों से कोई वास्तु दोष हो गया, कोई फर्नीचर प्लेसमेंट में गलती हो गई, कलर्स में गलती हो गई, फिर भी उस लॉट में आदमी की स्टेबिलिटी लंबे अरसे तक रहती है, उसमें उसकी प्रगति जरूर होती है, नो मैटर व्हाट, इसकी प्रगति जरूर होती है। और इसकी वजह से ऐसे लॉट को बहुत ही ऑस्पिशियस, शुभ मानते हैं। ये बात आप अपार्टमेंट के लिए भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे बात जानना जरूरी है कि लॉट के बारे में बात सिर्फ सिंगल फैमिली होम की नहीं है। अगर अपार्टमेंट लेते हो तो जो अपार्टमेंट को आप पसंद कर रहे हो उसका शेप है वो आपको देखना है। अगर सिंगल फैमिली होम ले रहे हो, टाउन होम ले रहे हो, तो वहां पे तो आप लॉट का शेप देख ही सकते हो। तो ये जो बातें हैं वो शेप ऑफ द लॉट, शेप ऑफ द फ्लोर प्लान के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो सिंगल फैमिली होम में रहते हैं उनको लॉट पे पहले तवज्जो देना है और उसके बाद फ्लोर प्लान आता है। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग में है, जो टाउन होम में है, जिनके पास लॉट और जो भी गीलो सब कुछ एक ही है, तो उन लोगों को सिर्फ उसका जो भी शेप ऑफ द फ्लोर प्लान है उसके ऊपर उनको फोकस करना है। न्यू प्रॉपर्टी सिलेक्शन का वास्तु अपार्टमेंट बिल्डिंग, टाउन होम और सिंगल फैमिली होम के लिए अलग अलग तरह से कैलकुलेशन में जाता है। तो आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले ये तमाम इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी पल्लवी जी, इनके साथ साथ थोड़ी जानकारी हमें प्रोडक्शन बिल्डर हाउसेस के बारे में भी दीजिए और कस्टम होम जो लोग बनवाते हैं, नया घर जो होता है, उधर किन किन बातों पर खास तवज्जो देना चाहिए, वो भी गाइड कीजिए। प्रोडक्शन बिल्डर के अंदर मैंने ज्यादातर देखा है कि पहले तो लोगों को लगता है कि प्रोडक्शन बिल्डर में वास्तु अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपना फ्लोर प्लान बना के फिक्स देते हैं, उनका कम्युनिटी मैप में उनके लॉट पहले से बने हुए होते हैं, उनके एलिवेशन फिक्स होते हैं। नो डाउट आपको थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करने के चांसेस मिलते हैं। आप डिजाइन स्टूडियो में जाके उनके लिए मटेरियल चूज कर सकते हो, लेकिन काफी सारे लोगों के दिमाग में ये है कि प्रोडक्शन बिल्डर के साथ वास्तु नहीं हो सकता। प्रोडक्शन बिल्डर का वास्तु कैसे होता है? प्रोडक्शन बिल्डर का वास्तु जो होता है, जो आप अपने लिए घर चूज कर रहे हो, सिर्फ उससे नहीं होता है, मैप ऑफ द कम्युनिटी से होता है। जो आदमी ने जो पूरी कम्युनिटी डेवलप की है
उसका जो मैप होता है सबसे पहले प्रायोरिटी उसके ऊपर दी जाती है। मैप ऑफ द कम्युनिटी के बाद सेकंड बात ये आती है कि उसके पास अवेलेबल लॉट कितने हैं, और वो लॉट जो आपको ऑफर किए जाते हैं उस लॉट का शेप देखा जाता है। फ्लोर प्लान तो इससे पहले कंसल्टेंट के लिए आता ही नहीं है। आम आदमी जो होता है वो ये देखता है कि मेरा ईस्ट का घर है, मेरा नॉर्थ का घर है, लेकिन वास्तु ऐसे नहीं होता है। न्यू होम सिलेक्शन में अगर आप प्रोडक्शन बिल्डर का घर ले रहे हो तो आपको सबसे पहले मैप ऑफ द कम्युनिटी पे फोकस करना है। उसके बाद सेकंड आपके अवेलेबल लॉट के ऊपर फोकस करना है। तीसरा आता है कि जो फ्लोर प्लान उन्होंने आपको ऑफर किया है कि भैया ये लॉट के ऊपर ये फ्लोर प्लान बनेगा। कई बार ऐसे होते हैं रूल्स उनके। तो जो फ्लोर प्लान आपको ऑफर किया गया है और जो लॉट आप सिलेक्ट कर रहे हो उस लॉट के ऊपर उस फ्लोर प्लान को मैच किया जाता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्शन बिल्डर के पास जब आप घर लेने जाते हो तब पहले आपको लॉट का नंबर दिया जाता है, जो फ्यूचर में आगे चल के किसी भी काम में नहीं आने वाला। वो तब तक होता है जब तक कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है घर का नंबर। तो आपको ये देखना है कि लॉट नंबर 5 आपको दिया जा रहा है, लॉट नंबर 75 दिया जाता है, लॉट नंबर 3 दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर घर का नंबर आपका कौन सा आएगा। सो हाउस नंबर आपको देखना है। तो मैप ऑफ द कम्युनिटी, लॉट जो भी अवेलेबल वैकेंट लॉट हो वो उसका लिस्ट ऑफ द लॉट, फिर उसके बाद जो घर के नंबर उसके ऊपर आने वाले हैं, जो लॉट आपने सिलेक्ट किया उसमें से फिर लॉट सिलेक्शन के बाद आपको घर का नंबर देखना है, जो फ्लोर प्लान आप सिलेक्ट करें उसके ऊपर, और जो एलिवेशन आपने उसके लिए सिलेक्ट किया है, इतनी चीजों को देखा जाता है। फिर जब कभी आपको डिजाइन स्टूडियो में भेजा जाता है मटेरियल सिलेक्शन के लिए, मैं हमेशा प्रोडक्शन बिल्डर के साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ खुद जाके वो डिजाइन स्टूडियो में जाके वो मटेरियल को पसंद करती हूँ, या फिर कई बार वो हमें एक लिंक भेज देती हैं तो हम लिंक में से देख देते हैं कि कितने फॉसेट है, किस तरह की लाइट्स है, किस तरह के फ्लोरिंग अवेलेबल है, किस तरह के अलग अलग तरह के उनके जो भी उन्होंने एक्सटेंडेड कॉर्नर या अपग्रेड लिए हैं उसमें और क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं। तो A to Z मटेरियल सिलेक्शन, बिल्डिंग के रूफ से लेकर घर के मेन डोर के कलर तक लेकर विंडो के कलर से लेकर हर बाथरूम का टाइल सिलेक्शन, हर किचन के स्प्लैश और काउंटर टॉप का सिलेक्शन, तमाम चीज वास्तु कंसल्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्शन बिल्डर के साथ वास्तु नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोगों का वहम है। प्रोडक्शन बिल्डर में भी बिना तोड़ फोड़ उसी बिल्डिंग में अगर उसमें कुछ वास्तु दोष रह भी गए हैं तो ले लेने के बाद हम उस प्रॉपर्टी में लैंडस्केपिंग के माध्यम से उसको फिक्स करते हैं। और ये तमाम चीजों को ध्यान में रखकर 100 अबाउट 100 ना सही, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसको ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी सिलेक्शन किया जाता है जब कंसल्टेंट होते हैं तब। और वास्तु कंसल्टेंट उस प्रॉपर्टी सिलेक्शन को पोटेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी 100% नहीं है, लेकिन क्लोजिंग के बाद हमें पता है कि हम ये लैंडस्केपिंग करके, हम यहाँ पे स्विमिंग पूल बना के, सनरूम बना के, यहाँ पे कोई स्क्रीन करके, या कोई भी जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको समझ के उसको फिक्स कर सकते हैं। तो बिना किसी तोड़ फोड़, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने पैसे लगा चुके हो। तो ये बात डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है कि HOA की कम्युनिटी है वो आपको कोई चेंज नहीं करने देंगे। और आपने अभी अभी ब्रांड न्यू इतना बड़ा घर बना, आपने इतने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसके बाद आपको कोई स्ट्रक्चरल तोड़फोड़ की सलाह नहीं दी जाती। तो प्रोडक्शन बिल्डर का वास्तु उतना ही आसानी से होता है जितना आप एग्जिस्टिंग होम का वास्तु करते हो। कोई मुश्किल, कोई परेशानी उसमें नहीं आती। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपकी ओर से मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मेरे इसी सवाल का एक पहलू था कि कस्टम होम जो लोग बनवा रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों पर खास ध्यान दिया जाए। ब्रेक के उस पार वही सवाल आपसे करूंगा और टिप ऑफ द वीक आपसे ज़रूर जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं न्यू होम एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, क्या कहेंगे? न्यू होम सिलेक्शन के लिए जो भी लोग अभी अपना घर देख रहे हैं और उनको कोई दिक्कत आती है और किसी भी वजह से घर लेने में टाइम लगता है, तो मैं उन लोगों को, तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि आप नए होम सिलेक्शन में किसी भी वजह से डिले होता और आपको मनचाहा घर नहीं मिलता है, तो जिस करंट घर में आप रहते हो, खुद का हो, किराए का हो, उस प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट कर रही हूँ।
वो रेमेडी ऐसे लोगों के लिए है जो काफी टाइम से घर देख देख कर थक चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने देखा और कल आपको घर में जाना है, लेकिन काफी टाइम से अगर आप कोशिश करते हो और अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपके एग्जिस्टिंग होम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो भी सामान रखा हुआ है या जो भी तरह की व्यवस्था है उसको आपको देखना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा क्लटर है तो उस कंडीशन में भी आपको मनचाहा घर नहीं मिलता और आपका प्रोजेक्ट जो है आगे आगे चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी किचन की व्यवस्था हो, मास्टर बेडरूम की व्यवस्था हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी कॉमन बाथरूम की व्यवस्था हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको घर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के आते हैं। आप ढूंढने निकलोगे ईस्ट और आपको हमेशा मिलेगा वेस्ट या साउथ, आप ढूंढने निकलोगे वेस्ट और आपको हमेशा मिलेगा नॉर्थ और साउथ। तो जिस घर की दिशा को आप बार बार कोशिश करके ढूंढते हो वो चीज आपके हाथ में नहीं आती है। तो वहां पे जो तरह के सर्कमस्टेंसेस हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन हो, अगर बाथरूम व्यवस्था हो, मास्टर बेडरूम की व्यवस्था हो, अगर आप उसको पहले रेक्टिफाई कर देते हो तो तुरंत ही आपको दोबारा प्रॉपर्टी सिलेक्शन में काफी हेल्प मिल जाएगी। अगर किसी वजह से आपकी कोई लोन मॉर्गेज में परेशानी है तो आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को फोकस करना है ताकि आप उस घर से निकल के दूसरे घर में आसानी से चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर फायदा करवाता है, नॉर्थ वेस्ट आपको प्रॉपर्टी में बाहर निकलने में, उस प्रॉपर्टी से आपको कंप्लीटली जहां पे करंट प्रॉपर्टी उसमें से आपको बाहर निकलने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर दो जगह पे अगर आप रेमेडी करते हो, नॉर्थ वेस्ट में ज्यादातर मेटल डेकोरेशन को किया जाता है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ज्यादा से ज्यादा क्ले डेकोरेशन की चीजों को रखा जाता है। सिंपल टिप्स है, लेकिन नए प्रॉपर्टी के लिए जो भी आपके इतने सारे परिश्रम, जो भी आप कोशिश करते हो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। कस्टम होम्स के बारे में क्या कहेंगे? कस्टम होम अमेरिका में काफी जगह पे बनते हैं। यहाँ पे दो तरह से कस्टम होम आते हैं। एक होते हैं सेमी कस्टम होम। सेमी कस्टम होम में जो फ्रंट एलिवेशन होते हैं वो उस पूरी कम्युनिटी के बिल्डर के या डेवलपर के हाथ में होते हैं। वो अपने हिसाब से फ्रंट एलिवेशन में आपको 2 या 3 चॉइस देते हैं, लेकिन इनसाइड प्रॉपर्टी आप कुछ भी कर सकते हो, उसको आप सेमी कस्टमाइज होम कह सकते हो। फुल्ली कस्टमाइज में आपके पास पूरा फ्रीडम होता है, आप जो मर्जी करो। फिलहाल हम लोग कनेटिकट के अंदर, टेक्सास के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर, डेटोना बीच जो कि फ्लोरिडा में पड़ता है वहां पे, ऑरलैंडो के अंदर काफी ऐसे अलग अलग लोकेशन है जहां पे कस्टम होम बना रहे हैं। पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, फिलाडेल्फिया। आप ऐसा नहीं सोचना कि अमेरिका में कस्टम होम नहीं बनते। हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल है जो यहाँ पे कस्टम होम बना रहे हैं। तो कस्टम होम का वास्तु जो होता है वो सबसे बेस्ट और आसान वास्तु होता है। पूरी फ्रीडम होती है आपके पास, आप जो मर्जी कर सकते हो। सिर्फ 2-3 रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला रूल्स ये होता है कि काउंटी के रूल्स तो हर कोई व्यक्ति को कहाँ पे भी आप कहीं पे भी जहां मर्जी घर बना दो आप फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो भी यूटिलिटी होती है वो कस्टम लॉट है, आप जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन यूटिलिटी कस्टम नहीं होती है। यूटिलिटी हमेशा काउंटी की ओर से पहले से फिक्स की जाती है। यूटिलिटी में 3-4 बातें होती है। गैस का कनेक्शन, जब कभी आप घर का लॉट बनाओगे गैस कंपनी आएगी और वो डिसाइड करेगी कि गैस आपको कहाँ से मिलेगा। दूसरा, वहाँ पे अगर सीवर लाइन हो तो वो ऑलरेडी लॉट में बनी हुई होगी, जो आपको फॉलो करनी है, आप चूज नहीं कर सकते। और पीने के पानी यानी कि इनकमिंग वाटर कनेक्शन वो भी वहाँ पे बना हुआ होगा, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक जो यूटिलिटी होती है वो ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती है। लेकिन वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, वहां पे कई बार ऐसा होता है कि सेप्टिक सिस्टम होती है, सीवर लाइन नहीं होती है। तो जहाँ पे सीवर सिस्टम ना हो और सेप्टिक सिस्टम, वहां पे फिर आपके पास फ्रीडम आ जाएगा कि आप अपने हिसाब से सेप्टिक को बना सकते हो। तो कुछ यूटिलिटी को छोड़ के बाकी उस प्लॉट के अंदर तमाम चीजें हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जिसके लिए प्रायोरिटी होती है जो परिवार वहां पे रहने वाला है, सबका नाम और डेट ऑफ बर्थ। अगर उन्होंने लॉट सिलेक्शन किया है, लॉट सिलेक्शन में हम लोग उनको सबसे पहले हेल्प करते हैं। जैसे घर बन जाता है उसके बाद हम उनसे कोई ड्राइंग नहीं मांगते हैं, सिर्फ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट देकर पूरा ड्राइंग जो होता है वो 100% वास्तु का हम लोग खुद बनाते हैं। उसमें आपके घर में जितने भी बच्चे हैं सबके अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट डायरेक्शन के बेडरूम्स रखे जाते हैं। माता पिता है तो उनके हिसाब से बेडरूम रखा जाता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है फैमिली की, उसको ध्यान में रखकर कस्टम होम जो होता है उसका सबसे पहले लेआउट यानी कि बबल स्केच बनता है, जिसके अंदर हर चीज की एक पोजीशनिंग फिक्स की जाती है। फिर इंपॉर्टेंट बात वास्तु में आती है कि उस कमरों की साइज क्या रहेगी, अलग लिविंग रूम कितनी साइज का रहेगा, जो भी फ्लोर प्लान क्लाइंट्स को बनाना है। जो लिमिटेशन हमारे पास होती है कि 5000 स्क्वायर फीट में ड्राइंग्स बनाओ, 3500 स्क्वायर फीट में ड्राइंग्स बनाओ, 10,000 स्क्वायर फीट में ड्राइंग्स बनाओ। तो उन्होंने जो स्क्वायर फीटेज हमें दिए हैं उसको ध्यान में रखकर वास्तु के प्रिंसिपल के अनुसार हम उनके जो भी लॉट के अंदर जो भी अलग अलग तरह के पोजीशन में किचन, बेडरूम, बाथरूम रखे हैं उसकी हम उनको सेट देते हैं कि भैया ये कमरा ये साइज का रहेगा।
उसके बाद जो क्लाइंट्स के बिजनेस होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस के साथ वो जुड़े हैं कि गैस स्टेशन का बिजनेस है, डॉक्टर है, लॉयर है, होटल इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, मूवी स्टार है, जो भी है, तो उसको ध्यान में रखकर हम उनका एलिवेशन डिजाइन करते हैं। वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हो कि हम किसी अन्य विषय पर पल्लवी जी से बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichhalawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु